हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और स्वागत है आपका आपके फेवरेट और आपके प्यारे दुलारे ऑनलाइन चैनल पे जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश का कारण क्या होता है, आवेश एक वस्तु पे दूसरे वस्तु से किस प्रकार आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आता है, आवेश का मात्रक क्या होते हैं, एसआई मात्रक होता है आवेश का कूलाम, और सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। और जब आवेश गतिमान होता है तब हमें आवेश जो मात्रक लेना पड़ता है सीजीएस, आपको मैंने बताया था, वो ईएमयू लेना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो जब आवेश सीजीएस में गतिमान होता है तो हम लेते हैं एब कूलम, और सीजीएस में जब आवेश विरामावस्था में होता है तब हम लेते हैं स्टेट कूलम। ठीक है। उसके बाद आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो कुल मिला के हमने आवेश का पूरा बायोडेटा दे दिया था पिछली क्लास में कि आवेश क्या है, उसका व्यवहार क्या है, वो क्यों होता है, क्या होता है, किस कारण होता है, सब कुछ हमने बातें आवेश के बारे में कर ली थी। ठीक है। तो आपको पिछला लेक्चर कैसा लगा था? मैंने आपको बोला था कि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। आप कोई पूछते ही नहीं, आप पूछते हो कि टाइम टेबल क्या है सर, ये क्या है सर। तो मैं पूरा देखता हूं ना, तो कोई कमेंट ऐसा होता ही नहीं है कि मैं देखता हूं यार बच्चों को समझ में आया नहीं आया, तो मैं कमेंट देखता हूं। तो कमेंट में लिखा होता है सर डाउट, मतलब क्लास लगेगी, वो एसएसटी की क्लास कब लगेगी, ये क्लास कब लगेगी, फिजिक्स की क्लास कैसे लगी वो तो बताओ। तो फिजिक्स के नीचे कमेंट पढ़ रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए फिजिक्स की क्लास कैसे लगी आपको। तो आप मुझे बताना कि फिजिक्स की क्लास समझ में आया नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। क्योंकि हम यहाँ पे आपको पढ़ाने आए हैं, पूरी आपकी जिम्मेदारी ली है, तो आपके डाउट्स भी हमें पता होने चाहिए कि आपको डाउट्स हैं या नहीं है, या किस प्रकार हम पढ़ाएं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। तो अभी तो देखो हम हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के जो लास्ट वाले अनसॉल्व्ड क्वेश्चन वो करेंगे, और साथ साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चन करने होंगे तो वो भी करेंगे। प्लस हम आरबीएससी के जो रिवाइज सॉल्यूशन है, जो इस बार अपने 2022 में जो पेपर होगा उसका जो रिवाइज सॉल्यूशन है, हम उसी को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। जो एक्स्ट्रा हटा हुआ सिलेबस है अभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा पॉइंट हुआ जो कनेक्टेड हुआ, ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई टॉपिक पढ़ना है, उससे कोई कनेक्टेड टॉपिक है तो उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा रिवाइज सॉल्यूशन पे। ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आवेश के भिन्न भिन्न चरण के बारे में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो आवेश के भिन्न भिन्न चरण क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला चरण, तो यहां पे अपन लिखेंगे प्रथम चरण, या यहां पे पहला पॉइंट लगा देंगे कि जब, या लिखेंगे जब आवेश विरामा अवस्था में स्थित हो, विरामा अवस्था में स्थित हो। तो क्या उस चरण में, मतलब चरण क्या है, स्टेज क्या है, कि आवेश विरामा अवस्था में है, मतलब चार्ज रेस्ट में है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो आवेश अगर विरामावस्था में, तो ये देखिए ये आवेश है, इसका आवेश का सिंबल क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं आवेश को, Q से, और ये विरामावस्था में है, मतलब इसका वेग 0 है, इसकी चाल 0 है, इसकी स्पीड 0 है, क्योंकि ये विरामावस्था में है। तो अब ये करेगा क्या, ये विरामावस्था में होता है तो क्या करेगा, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा, और इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है, जैसे ये क्या करेगा, इस अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करेगा, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो विरामा अवस्था में स्थित आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में यदि मान लीजिए कोई अन्य आवेश आ जाता है, जैसे कि +Q एक और अन्य आवेश आ गया, तो ये आवेश इस आवेश पर बल आरोपित करेगा। तो फिर से मैं बताता हूं आपको, विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र का जो पार्ट है ना, वो अलग से अपन पूरा समझेंगे, टॉपिक अलग से आएगा विद्युत क्षेत्र। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आवेश का प्रथम चरण क्या है। प्रथम चरण मतलब जब सबसे पहले आवेश जब विरामावस्था में स्थित है,
तो क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? तो विरामावस्था में स्थित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और साथ ही साथ जब आवेश विरामावस्था में होता है तो हम विद्युत विभव का भी अध्ययन करते हैं, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का और विद्युत विभव का। तो विरामावस्था में स्थित आवेश, तो यहां पे अगर पेपर में मान लीजिए, अब अपन ये भी बात करते हैं कि पेपर में किस प्रकार से 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, देखिए कि विरामावस्था में आवेश स्थित आवेश क्या उत्पन्न करता है या क्या प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो आंसर यहां लिखते हैं कि विरामावस्था में स्थित आवेश, तो पहला इसका आंसर लिख देंगे विरामावस्था में स्थित आवेश, विरामावस्था में स्थित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विरामावस्था में स्थित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये आवेश जब विरामावस्था में था उसकी पहली स्टेज थी कि आवेश विरामावस्था में था, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम ही विद्युत क्षेत्र है। अभी जो चैप्टर चल रहा है इसका नाम आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है। तो अपनी बुक का पहला चैप्टर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र इसी कंसेप्ट पे आधारित है कि आवेश विरामावस्था में, मतलब पहला चैप्टर पहले चरण पर आधारित है कि आवेश विरामावस्था में, हम इसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र जो पहला चैप्टर है उसमें ये प्रथम चरण पर आधारित है कि भाई जब आवेश विरामावस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी के साथ दूसरे चैप्टर में भी दूसरा चैप्टर भी आवेश के प्रथम चरण पर ही आधारित है। प्रथम चरण मतलब आवेश विरामावस्था में। तो सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र। तो आवेश का प्रथम चरण पर, मतलब आवेश जब विरामावस्था में है तो 2 चैप्टर इस पर आते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे चैप्टर में आवेश विरामावस्था में रहेगा या प्रथम चरण में स्थित रहेगा। यह बात आपको क्लियर हुई। अब आवेश का द्वितीय चरण की बात करते हैं, या आवेश जब गतिमान अवस्था में आने लगता है तो वो आवेश का हो जाएगा सेकंड स्टेप हो जाएगा, या सेकंड उसका कैटेगरी हो जाएगी। सॉरी, यहां पे बोलेंगे द्वितीय चरण बात करते हैं अपन, स्टेज, सेकंड स्टेज। तो चार्ज की सेकंड स्टेज या आवेश का द्वितीय चरण, तो यहां पे लिखेंगे सेकंड स्टेज ऑफ चार्ज, द्वितीय चरण, जब आवेश गतिमान अवस्था में हो, जब आवेश गतिमान अवस्था में स्थित हो, गतिमान अवस्था में स्थित हो या गतिमान अवस्था में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे आवेश, ये आवेश है Q और ये गति कर रहा है किस वेग से, मान लीजिए v वेग से। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो गति है ये नियत है, जो वेलोसिटी या स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब एक समान चाल से गति कर रहा है। जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड से कर रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आ रही है ना समझ में बात। तो ये जब आवेश गतिमान अवस्था में हो तब क्या करेगा, तो आवेश जब गति करता है तो एक मतलब यही है कि आवेश प्रवाह कर रहा है। आवेश का गति करना या प्रवाहित होना एक ही बात होती है। तो आवेश जब गति करता है मतलब आवेश जब प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाह की दर धारा होती है, विद्युत धारा होती है। तो आवेश जब गतिमान होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कौन सी धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा। और जब भी किसी सर्किट में या विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है या प्रवाहित होती है, देखिए धारा का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रवाह। अगर जल या पानी नदी में प्रवाह हो रहा है तो हम बोलेंगे जल की धारा, ठीक है। अब जैसे ही वायु बह रही है, हवा का प्रवाह हो रहा है, तो हवा के प्रवाह को अपन बोलते हैं वायु की धारा। धारा मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विद्युत धारा ही होती है, यहां पर विद्युत आगे लगाया है हम धारा के। विद्युत का मतलब आवेश
और धारा का मतलब प्रवाह। तो आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। तो यहां पर बात करेंगे जब आवेश गतिमान हो, अर्थात जब आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। और जब भी किसी परिपथ में विद्युत धारा बहती है या प्रवाहित होती है तो चारों तरफ यहां पर भी एक क्षेत्र का निर्माण होता है, और विद्युत धारा के कारण जो क्षेत्र बनता है उसको अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आवेश की द्वितीय चरण है, दूसरा स्टेज है। जब आवेश गतिमान हुआ तो एक देखो, इसको बोलते हैं एक चीज से दूसरी चीज बनना। तो देखिए पहली चीज क्या हुई कि आवेश प्रवाहित हुआ। आवेश प्रवाहित हुआ तो क्या बनी? विद्युत धारा। ये दूसरी चीज थी, विद्युत धारा बनी। और विद्युत धारा के कारण क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज से दूसरी चीज, फिजिक्स में हमेशा ऐसा होता है कि एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसा ऐसा होगा। आपने क्या किया? आपने आवेश को प्रवाहित किया, केवल आपने इतना ही किया। उससे क्या हुआ? उससे विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और विद्युत धारा जब प्रवाहित हुई तो उससे चुंबकीय क्षेत्र बना, है ना। तो एक चीज से दूसरी चीज यहां पर फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जुड़ी हुई होती है। तो यहां पे लिखेंगे जब आवेश, तो पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आता है 1 मार्क का, पेपर में 1 नंबर का कई बार पूछते हैं, आवेश जब गतिमान अवस्था में स्थित हो तो क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, या गतिमान अवस्था में स्थित आवेश क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आंसर है गतिमान अवस्था, गतिमान अवस्था में स्थित आवेश, या गतिमान अवस्था में आवेश विद्युत धारा, गतिमान अवस्था में स्थित आवेश या गतिमान अवस्था में आवेश विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं आई, तथा विद्युत धारा के बाद क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है आई, जैसे आवेश को अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं Q से, वैसे ही विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। और वैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र हमारा चौथे चैप्टर से स्टार्ट होता है फिजिक्स में, ये भी आ रहा है हमारा। तो 1 से 4 तो लगातार आरबीएससी में इस बार कोर्स में है। 5th चैप्टर हट गया है, 5th चैप्टर हट गया, फिर 6th चैप्टर फिर से आ रहा है ना। 7th चैप्टर फिर हट गया, और 8th भी हट गया इस बार। उसके बाद अपने आएगा डायरेक्ट 9th रे ऑप्टिक्स। तो 1 से 4 अभी अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? पहला ये विद्युत क्षेत्र हो गया, फिर विद्युत विभव हो गया, धारिता, फिर तीसरा हो गया विद्युत धारा, और फिर चौथा हो गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये चौथा चैप्टर है। तो ये चौथे मतलब तीसरा और चौथा चैप्टर हमारे आवेश के द्वितीय चरण पर आधारित है, तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इस स्टेज पर आधारित कौन कौन से चैप्टर हैं? तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, उसका नाम है विद्युत धारा। अब आप देख के बता सकते हैं कि विद्युत धारा कौन से चरण पर आधारित है? आवेश के द्वितीय चरण, मतलब जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है उस पर आधारित हो गया। फिर हमारा 4th चैप्टर होता है। अब विद्युत धारा का क्या प्रभाव होता है? तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चौथे चैप्टर का नाम ही पड़ गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब आपको पता लगा कैसे एक से दूसरा चैप्टर फिजिक्स में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको तीसरा पहले पढ़ा दूं और पहला बाद में करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें 12th में, 11th में तो फिर कर सकते थे ऐसा अपन, लेकिन 12th में नहीं कर सकते, क्योंकि 12th में सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्यार से अपन को धीरे धीरे समझना, सब समझ में आएगा। तो चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये है ना। पहले 5वां चैप्टर भी था, 5वें चैप्टर का नाम था चुंबकत्व, था। ठीक है, भू चुंबकत्व नाम था 5th चैप्टर का, वो भी इसी पर आधारित था। तो अभी अपने है ही नहीं जो कोर्स में, उसकी बात ही क्यों करें, बाद में बात करेंगे उसकी, है ना। तो इसके बाद बात करते हैं आवेश के तीसरे चरण की, आवेश के तृतीय चरण की। यहां पर आवेश जब गतिमान तो है लेकिन त्वरित गति से गतिमान है। त्वरित गति, त्वरित गति का मतलब है पिछली बार आवेश गतिमान तो था लेकिन इसका वेग नियत था। इस बार आवेश गतिमान है लेकिन वेग नियत नहीं है। नियत मतलब कांस्टेंट। अब वेग नियत नहीं है, अब वेग परिवर्ती है। वेग परिवर्ती का मतलब या तो वेग बढ़ रहा है या वेग घट रहा है।
वेग बढ़ेगा तब भी बोलेंगे परिवर्ती है, वेग घटेगा तब भी बोलेंगे परिवर्ती है, लेकिन वेग वही रहेगा तो बोलेंगे नियत है। ठीक है, तो आवेश जब परिवर्ती वेग से गतिमान हो, ठीक है, या आवेश या त्वरित आवेश के पास कौन सी गति हो, त्वरित गति। क्योंकि देखिए एक बात बताता हूं कि वेग जब भी परिवर्तित होता है तो वेग के परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, यह बात आपको पता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, ये कक्षा 12वीं के अंदर, कक्षा 11वीं के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। देखिए जब भी वेग या तो बढ़ रहा है, ठीक है, किसी वस्तु का वेग बढ़ रहा है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तब भी त्वरण आएगा। और जब भी किसी वस्तु का वेग घट रहा है, पहले ज्यादा था फिर स्पीड कम हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, तब भी उसमें त्वरण आएगा। तो वेग में जब भी परिवर्तन होगा तब त्वरण आएगा। और जब भी, तो वेग में परिवर्तन की गति को बोलते हैं त्वरित गति, क्योंकि जब भी वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या आ रहा है, त्वरण आ रहा है, तो उस गति को बोलेंगे त्वरित गति। तो अब तीसरे चरण में आवेश का वेग परिवर्तित हो रहा है, इसलिए तीसरे चरण में आवेश की गति को बोलेंगे त्वरित गति। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से बन गया अपना। क्या पेपर में आता है कि जब आवेश त्वरित गति करता है तो क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक बार ये बात कर लेते हैं अपन। तो यहां पर लिखेंगे त्वरित आवेश की त्वरित गति। अब आवेश त्वरित गति करने लग गया। देखिए पहले आवेश रुका हुआ था, फिर आवेश चलना स्टार्ट हुआ, अब आवेश दौड़ रहा है, दौड़ रहा है मतलब त्वरित गति कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो आवेश की त्वरित गति, ये तीसरा चरण है, आवेश की त्वरित गति। त्वरित गति को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, या जब आवेश परिवर्ती वेग से गतिमान हो, क्योंकि जब वेग में परिवर्ती होगा तब भी त्वरित गति कहलाएगी। जब आवेश परिवर्ती वेग से गतिमान हो, परिवर्ती वेग से गति करे, ठीक है, इसका मतलब इस बार जो हमारा आवेश है उसका वेग बदल रहा है, या तो उसका वेग बढ़ रहा है या उसका वेग घट रहा है, क्योंकि बदलने का मतलब या तो बढ़ना या घटना। और जब भी वेग बदलता है तब त्वरण आता है। और कभी भी आवेश जब त्वरित गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाता है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, यही तो पूरी फिजिक्स है, यही तो 1 से 8 चैप्टर पढ़ेंगे अपन। अब तो हालांकि 6ठा 7वां चैप्टर, जब से आवेश त्वरित गति कर रहा था ना, वो चैप्टर थे, उस पे बेस्ड चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5वां किस पे था, गतिमान अवस्था वाले में। तो चैप्टर नंबर 6 क्या था, इसका नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सॉरी, ये चैप्टर तो है कोर्स में अपने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर कोर्स में है, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चैप्टर कौन कौन सा हटा, एक तो देखो तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, 5वां नहीं पढ़ेंगे, फिर 6ठा पढ़ेंगे सीधा सीधा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप कहोगे सर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या आवेश त्वरित गति कर रहा है, तो मैं कहूंगा यस, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आवेश त्वरित गति करता है और वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। वो धीरे धीरे पता लगता रहेगा अपन को आगे आगे जैसे पढ़ेंगे। तो 7वां चैप्टर में क्या होता था, आवेश जब परिवर्ती गति कर रहा है तो कौन सी धारा उत्पन्न कर रहा है, तो वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कर रहा है। परिवर्ती प्रत्यावर्ती, परिवर्ती प्रत्यावर्ती। तो आवेश जब परिवर्ती गति कर रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कर रहा है। तो 7वें चैप्टर का नाम ही बन गया हमारे प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अब हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। यह आपके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। एक और इसी जो अपनी ये जो स्टेज है, ये जो चरण है हमारा, इस पर एक चैप्टर और था, उसका नाम था विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्योंकि देखिए आवेश जब त्वरित गति करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्यों करता है, अगर आपको एक लाइन में बताऊं, देखो वैसे तो इसको मैं बहुत ही पूरा 1 से 8 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं तब पता लगता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो अभी आपको ना बेसिक बातें बताता हूं। आवेश रुका हुआ है, कोई कहते आवेश रुका हुआ है तो क्या बोलना है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई कहे आवेश गतिमान है तो क्या बोलना है, आवेश गतिमान है और नियत वेग से गति कर रहा है तो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा।
और विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। फिर तीसरी बात, आवेश जब त्वरित गति करे तो क्या करेगा, आपको डायरेक्ट बताना है। आवेश जब त्वरित गति करे तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। तो इसी पर हमारा 8वां चैप्टर बना विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसे भी हमारे सिलेबस से इस बार हटा दिया गया है। तो इस चरण पर आप इस बार एक ही चैप्टर पढ़ पाओगे, छठा चैप्टर। कौन से, आवेश के तीसरे चरण पर जब आवेश त्वरित गति कर रहा है। आवेश के दूसरे चरण में जब आवेश गतिमान अवस्था में था, आप कौन से चैप्टर पढ़ोगे, तीसरा और चौथा। और पहले चरण के ऊपर आप दो चैप्टर पढ़ोगे, पहला और दूसरा। तो आवेश के चरण आपको समझ में आए। अच्छा, इसका आंसर नहीं लिखा अपन ने पेपर में। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आवेश त्वरित गति के दौरान क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, तो आपको क्या लिखना है, तो आवेश की त्वरित गति के दौरान क्या पे लिखना है, आवेश जब त्वरित गति करता है, आवेश जब त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तब वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। क्या करता है वो, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप कहोगे सर आवेश के त्वरित होने से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही है। हाँ, आवेश के त्वरित होने से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो रही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, तो कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, तो बिल्कुल अपन चाहते हैं कि भी बेसिक बात भी अपन करें, ताकि चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बने, एक एक बात पता लगे। और मैंने आपको बता रखा है कि 11th के भी पाप मिटा दूंगा सारे, है ना। 11th की भी जो अपने समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो भी साथ में अपन डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th में तो हो सकता है पढ़ाई कम की हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है एक, और उसमें 7 तरह की तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 तरह की तरंगों का समूह है। उसमें होती है रेडियो वेव्स, मतलब रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स मतलब सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब अवरक्त विकिरण। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर चौथी नंबर आती है विजिबल लाइट, मतलब दृश्य प्रकाश, जो हम प्रकाश देख पाते हैं ना, वो केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा सा भाग है, दृश्य प्रकाश। हमारी आंखें केवल उसी दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं, आपको पता होगा ये बात। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे में 7 प्रकार की तरंगे होती है। फिर से बोलूंगा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तीसरा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। तो कितनी होगी, 4 और 3 7, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मधुर संगीत सुनाता हूं मैं, इसी चैप्टर याद करने के लिए। अगर याद करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, हमारे काम आएगा इसका सीक्वेंस। मतलब पहले आपको रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स बोलना है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है। तो इस तरह से हमें 7 याद रखनी है। आप कहोगे सर मैं पहले ना एक्सरे बोल दूं तो रेडियो वेव्स बाद में बोल देता है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले रेडियो वेव्स बोलना पड़ेगा, बाद में आएगा तो उसका नंबर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अपन सीक्वेंस याद करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मधुर संगीत सुनिए मेरी आवाज में। तो देखिए, देखो इसको कैसे बोलना है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वापिस बोल रहा हूं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज। फिर से, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज, गामा रेज। बन गया ना सीक्वेंस। इसी तरह से सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारे बीच में आप अपन एक बार में विद्युत चुंबकीय तरंगे आ गई थी, तो पता होनी चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। 7 प्रकार की होती हैं, इसी का सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो आवेश त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कैसे कर देता है, तो शॉर्ट में अगर अपन समझें तो एक ना सर्किट होता है,
उस सर्किट का नाम होता है एलसी सर्किट। क्या नाम होता है? एलसी सर्किट। इसको पढ़ेंगे आप आगे। तो एल मतलब होता है ऐसे, एल मतलब एक प्रेरण कुंडली होती है, इसके प्रेरकत्व को अपन एल कहते हैं। ये आगे पढ़ेंगे प्रेरक कुंडली क्या होती है, एल क्या होता है। और संधारित्र होता है उसके कैपेसिटर मतलब उसकी धारिता को अपन बोलते हैं सी। ये दोनों समांतर में लगे होते हैं, तो ये एलसी सर्किट होता है। ये सर्किट क्या करता है, ये परिपथ क्या करता है, ये आवेश को त्वरित करता है। ये आवेश के अंदर त्वरण उत्पन्न करता है, और आवेश जब त्वरित होता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है। आई बात समझ में? एलसी परिपथ क्या करता है, आवेश को त्वरित करता है, और आवेश त्वरित करने से क्या बनाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनाता है। आगे सुनो। अब आप कहोगे सर हमने तो देखा ही नहीं एलसी परिपथ, हम कहां से विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनाए? आप खुद रोज विद्युत चुम्बकीय तरंगे अपने हाथों से बनाते हो, क्योंकि जब आप ना टीवी का रिमोट के बटन दबाते हो ना, तो आपके टीवी के रिमोट के अंदर एलसी सर्किट होता है। तो एलसी सर्किट, वो एलसी सर्किट को आप क्या कहते हो, ऑन करते हो, तो वो एलसी सर्किट आवेश को त्वरित करता है, और आपके टीवी के रिमोट से विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो आपके टीवी के रिमोट के अंदर से क्या निकलती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और कौन सी वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती हैं टीवी के रिमोट से? इंफ्रारेड रेज। तो आप क्या करते हो, बटन दबाते हो, जिससे क्या होता है, एलसी सर्किट ऑन होता है। एलसी सर्किट ऑन होने से क्या होता है, आवेश त्वरित होता है। आवेश त्वरित होने से क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो कुछ कुछ बातें समझ में आई, आवेश के चरण समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखो, आवेश पढ़ रहे हैं तो पूरी बुक पहली आवेश पर ही, आवेश की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, पूरी बायोग्राफी है आवेश की, कि कब पैदा हुआ, कब जिया, कितने साल रहा, किसकी कब शादी हुई। तो पूरी की पूरी आवेश के बारे में बात चल रही है अपनी पहली बुक में। ठीक है, तो पूरा आवेश को आपको भी समझना पड़ेगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब पेपर में कई बार प्रश्न आता है 1 नंबर का, आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं? क्या आता है क्वेश्चन? आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती हैं? तो देखिए, आवेश के मूलभूत गुण, जैसे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आवेश के मूलभूत गुण लिखो, कई बार आता है ये पेपर में, बोर्ड में, आरबीएससी में। तो आंसर है आवेश के मूलभूत गुण। आवेश का देखो आपको 4 बिंदु लिख देना है, वही आंसर होगा। तो आंसर यहां पे लिखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। देखो इसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, पहले क्वांटीकरण लिख दो, बाद में संरक्षण लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक गुण होता है मूलभूत गुण, आवेश का क्वांटीकरण, जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी बारे में आज भी बात करेंगे अपन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो ये हो गया पहला गुण। दूसरे गुण की बात करते हैं आवेश के। दूसरा गुण है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ये दूसरा मूलभूत गुण है आवेश का, कि ये हमेशा संरक्षित रहता है। पहला गुण है कि ये हमेशा क्वांटीकृत रहता है, ये गुण है इसका। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये 2 पॉइंट हो गए, 2 और हैं इसमें, 1 मिनट। तीसरा बिंदु है हमारा आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, ये 3 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और एक चौथा होता है आवेश की निरपेक्षता। क्या होती है? क्या बोल देंगे? इन आवेश की निरपेक्षता, इसको बोलेंगे इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस
इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पेपर में क्या होता है, हमारे 1 नंबर का प्रश्न आता है कि आवेश के मूलभूत गुण लिखिए, तो उसमें आपको लिखना होता है आवेश के मूलभूत गुण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश का योज्यता और आवेश की निरपेक्षता, इसके 4 मूलभूत गुण हैं। आज हम देखिए, अब पेपर में ये 1 नंबर में हमारे आंसर आ जाएगा। 1 नंबर का आंसर में मैक्सिमम हमें 2 लाइन में लिखना है, 1 लाइन से ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप कई बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको पूरा 1 पन्ना भर देते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलेगा, फिर बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे तब तक टाइम ओवर हो जाएगा, फिर कहेंगे हमारा तो पेपर ही छूट गया, पेपर बहुत लेंथी था। पेपर लेंथी नहीं था, आपको करने का तरीका नहीं पता। आप 1 नंबर के क्वेश्चन में पूरी कहानियां लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर 2 लाइन या 1 लाइन में लिखना है। जैसे पेपर में आ गया आवेश के मूलभूत गुण क्या है, तो आवेश के क्वांटीकरण, आवेश का ये संरक्षण, योज्यता और निरपेक्षता, इतनी लिखना है बस आपको, ठीक है। अब बात करेंगे आवेश के क्वांटीकरण की, बहुत इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पे लिख भी देते हैं अपन इंपॉर्टेंट। अभी तक जो भी करवाया है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अभी तक का। तो देखिए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण को समझने से पहले हम 2 परमाणुओं को लेते हैं। क्या लेते हैं, परमाणुओं को। तो देखिए एक लेते हैं ये परमाणु, ठीक है। एक लेते हैं बी परमाणु, इसका नाम रख दिया परमाणु नंबर ए, इसका नाम रख दिया परमाणु नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे लिख दिया हमने, ये हमारा है परमाणु ए और ये हमारा है परमाणु बी, ठीक है। और यहां पर ये नाभिक है, नाभिक हमेशा धनात्मक होता है, ये भी नाभिक है, नाभिक सदैव धनात्मक होता है। और नाभिक के पास जितना धनात्मक आवेश होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के पास उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए नाभिक अपने आप में उदासीन होता है। ये बात अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी ना। तो अब देखिए यहां पर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परमाणु थोड़ा बड़ा है और भी इसके कक्ष हो सकते हैं, ठीक है। अपन ने एक बार इतने बना लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी है, तो मतलब दोनों न्यूट्रल है। कुल मिला के बात इतनी है कि दोनों उदासीन है। जितना नाभिक पर धनात्मक आवेश है 2e, उतना ही इस पर बाहर की तरफ आवेश है। तो अब आवेश आता कैसे है, देखिए। अब मान लीजिए इसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधा है, बी के, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, दुर्बल रूप से बंधा हुआ है। तो जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधा हुआ होता है, वो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधा हुआ है, तो यहां पे लिख देते हैं प्रबल। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आया, इसने वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इस पर आवेश आ गया है हमारे पास। आपको बताया था पिछली क्लास में मैंने, जो आवेश को ग्रहण करता है उस पर माइनस आवेश आ जाता है, तो इस पर आवेश आ गया माइनस का 1e। और इसने आवेश को स्थानांतरित किया, तो इस पर आवेश आ गया प्लस 1e। तो जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन को, धनात्मक आवेशित हो जाता है, ग्रहण करने वाला ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। और देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम्पल और देखिए एक, तो माना ये एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है, और ये एक वस्तु है, इसका नाम है ए, तो ये एक वस्तु है, इसका नाम है ए, और ये वस्तु है, इसका नाम है बी। अब सबसे पहले क्या होता है, इस वस्तु से इसमें
एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, एक इलेक्ट्रॉन। इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर आवेश आया -1e, इससे एक इलेक्ट्रॉन गया, इस पर आवेश आया +1e। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है क्या कि इस बी वस्तु से ए पर 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएं? हो सकता है। अब मान लीजिए बी से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और चले गए, तो 5 और आ गए, तो पहले -1 था, अब 5 और आ गए तो कितना आ गया इस पे आवेश? अब इस पर आवेश आ गया है -6, क्योंकि इस पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे 6 चले गए, तो इस पर आ गया +6। ठीक है, सुनते रहना आराम से। अब ऐसा हो सकता है, हाय ना बोलते रहना आप, कि ऐसा हो सकता है कि इस वस्तु से इस वस्तु पर 21 इलेक्ट्रॉन आ जाए। हो सकता है, कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 21, 22, 50, 60, 70, 80, 1000, 1 लाख, कितने भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनते रहना अभी क्या बोल रहा हूं मैं। 21 और आ गए, 21 और 6 कितने हो गए आपके पास? 27। तो इस वस्तु के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 27। तो इसके पास आवेश आ गया -27 और इसके पास आवेश आ गया है +27। अब बात सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि इस वस्तु से इस वस्तु में 5.5 इलेक्ट्रॉन और आ जाए? 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाली बात गलत हो चुकी है। आप हो गए सर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं, हाँ। 5 को कर सकते हैं, हाँ, लेकिन 5.5 को नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या समझ में आई यहां से बात? तो 5.5 को नहीं कर सकते, 6.5 को भी नहीं कर सकते, भिन्न रूप में नहीं कर सकते, पूर्णांकों में ही करना पड़ेगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन केवल पूर्ण संख्या में। इस वस्तु से इस वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 5 आ सकते हैं, 21 आ सकते हैं, 1 लाख आ सकते हैं। लेकिन आप कहोगे 1 लाख पॉइंट 1 आ सकता है? 1 लाख पॉइंट 1 नहीं आ सकता, 1 लाख पूरे आएंगे, फिर 1 लाख के बाद 1 आएगा, 1 लाख 1। सबको समझ में आ गई? इसका मतलब किसी भी इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन है? -27। इस वस्तु पे कितना आवेश है? -27। इस वस्तु पे कितना आवेश है? +27। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो प्लस भी हो सकता है। देखिए इस पे प्लस है तो प्लस भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इस पर माइनस है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखो 27, 50, 60, ये सब आगे क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो आगे यहां पर जो होगा नंबर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और आगे आएगा ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। इनका मतलब यहां अच्छी तरह से बात को वापस बताऊंगा, मैं अच्छी तरह लिखूंगा कि पेपर में कैसे लिखना है। पेपर में यहां पर इस प्रकार का 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से आता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का, हालांकि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश इसमें अपन को आंसर लिखना है, यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो पेपर में कभी भी आ जाए आवेश के क्वांटीकरण, तो आपको पहले तो ये लिखना है कि Q बराबर कितना होता है? ±Ne। तो यहां पर लिखोगे किसी भी वस्तु पर, देखिए कोई भी डेफिनेशन फिजिक्स में रटनी नहीं है, हर डेफिनेशन को फॉर्मूले से बनाना है। किसी भी वस्तु पर स्थित कुल आवेश, देखो क्यू का क्या बोलना है? ये मैंने इतना बोला है अभी तक, ठीक है, परिभाषा में। किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मतलब Q। ठीक है, आगे ये क्या लिखा हुआ है? E का मतलब किसी भी वस्तु पर स्थित कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। किसी भी वस्तु पर उपस्थित या स्थित कुल आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश E के, ये तो हो गया तक। आगे N है, N का मतलब होता है पूर्णांक या पूर्ण गुणज। N का मतलब यहां पे 1, 2, 3 कुछ भी है,
तो किसी भी वस्तु पर स्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश E के पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में स्थित होता है, इसे ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्वांटीकरण भी लिख सकते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये 1 नंबर का है। अगर स्टेटमेंट आ गई इतना लिख देना, 1 नंबर आपके झोली में आ जाएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, यहां पर n का मतलब क्या है? यहां n क्या है? यहां n कोई पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे प्लस माइनस है तो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये माइनस अगर आएगा इसका मतलब किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है, प्लस का मतलब धनात्मक आवेश है। इसके बाद ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है? ये बात याद रखनी पड़ेगी, कभी नहीं भूलनी। क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये सबसे कम आवेश होता है, इससे कम आवेश दुनिया में उपस्थित नहीं होता है। तो सबसे कम कोई भी चीज होती है ना, उसको बोलते हैं उस चीज का क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। जैसे दुनिया में सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो द्रव्यमान का क्वांटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। सबसे कम आवेश किसका होता है दुनिया में? इलेक्ट्रॉन का। तो आवेश का क्वांटा कौन है? इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आई ना? नहीं आई, अभी आएगी वापस से। वंस मोर समझनी पड़ेगी भाई। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना 1.6 10 की घात माइनस 19, वो दुनिया में उपस्थित आवेश का सबसे न्यूनतम होता है। मतलब 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम से कम कोई भी आवेश होता ही नहीं है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे कम आवेश। तो इसी को कई किताब में ऐसा लिखा होता है, आवेश का क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है सबसे न्यूनतम मान। तो सबसे न्यूनतम मान कौन होता है आवेश का? इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब 1.6 10 की घात माइनस 19। कई बार अपने क्वेश्चन में ये भी आएगा, आवेश का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दुनिया का सबसे छोटा द्रव्यमान होता है। तो कितना होता है इसका मान? 9.1 10 की घात माइनस 31। कभी ना भूलें, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे? सबसे छोटे को क्या बोलते हैं? क्वांटा। लेकिन किसका है ये? द्रव्यमान का। तो लिख देंगे ये द्रव्यमान का क्वांटा है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे एक फोटोन होता है, आपने कभी पढ़ा हो तो। ठीक है, फोटोन पर दुनिया की सबसे कम ऊर्जा होती है, एक फोटोन, उसको बोलते हैं ऊर्जा का क्वांटा। तो ऊर्जा का क्वांटा कभी पूछ लें आपसे तो वो फोटोन होता है। ठीक है, वो आगे आगे पढ़ते रहेंगे अपन। तो सबसे पहले सब बताओ भाई, क्वांटीकरण समझ में आया सबको? कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। इस पर अगली क्लास पे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। बाकी जो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे ना, ठीक है, मजेदार जबरदस्त इंपॉर्टेंट, वो अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं अपन। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, पेपर में ये भी 1 नंबर का आता है कई बार। देखिए, आरबीएससी के लेवल के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, तो अपन को दिया हुआ क्या है? 1 कूलाम आवेश, मतलब आवेश का मान
यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, आवेश का मान हमें दिया हुआ है 1 कूलाम, आवेश का मान। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का मतलब है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। और ठीक है, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से अपन ये आराम से कर सकते हैं। Q बराबर कितना होता है बताइए भाई, n इंटू ई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस n नहीं होता। यहां पे हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या। तो संख्या, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी ऋणात्मक में तो आएगी नहीं, धनात्मक में आएगी, इसलिए यहां पे अपन प्लस माइनस चिन्ह का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लस माइनस चिन्ह का उपयोग यहां पर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अब जैसे किसी वस्तु पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 संख्या होगी ना, 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो ऐसा थोड़ी होगा -8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 संख्या हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। इसलिए यहां पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक नहीं लिख रहे हैं। तो Q की जगह वैल्यू पुट कर दो 1, Q कितना दिया हुआ है 1 कूलाम, तो वैल्यू पुट कर दो 1, N की जगह N, E की वैल्यू कितनी है याद रखो 1.6 10 की घात -19। क्या निकालना है आपको? N के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसका, 1.6 10 की घात -19 का। नेक्स्ट पेज पर करते हैं, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास, 1/1.6 10 की घात -19। -19 क्या हो जाएगा, अंश में जाके क्या हो जाएगा, 10 की घात +19 हो जाएगा। अपॉन में कितना पड़ा है 1.6। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 की घात 19 है तो 10 इंटू 10 की घात 18 लिख सकता हूं, देखो उससे आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अभी तो क्या था आपके पास 1/1.6 था, अब 10/1.6 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, भाग दोगे तो आपके पास आएगा 6.25 10 की घात 18 ये आएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 6.25 10 की घात 18। याद रखना है कभी, ये भी याद रखना है बात, ये भी याद रखनी है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेपर में कई बार पूछेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भले सॉल्व मत करो, डायरेक्ट याद रख लो 6.25 10 की घात 18। ये सीधे सीधे आपको वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको याद रखना है 1.6 10 की घात -19 कूलाम, इतना तो करना ही पड़ेगा इस लेक्चर में आपको। एक इलेक्ट्रॉन का आपको द्रव्यमान याद रखना है, कितना होता है 9.1 10 की घात -31। उसके अलावा क्या क्या वैल्यूज अपन ने देखी थी, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 इंटू 10 की घात 9 ESU, ये भी याद करते चलना। अभी साथ साथ में क्या क्या याद रखना है, फिर एक कूलाम में कितने एब कूलाम होते हैं, तो एक कूलाम में आपको बताया था मैंने 0.1 एब कूलाम होता है। एक कूलाम में एब कूलाम अगर चाहिए तो 0.1, सही से लिखते हैं इसको 0.1 एब कूलम। इतनी बातें याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी, ठीक है। तो यहां तक के लेक्चर को आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं पहली बात। और आज के लेक्चर में कोई डाउट वगैरह रहा हो तो कमेंट में डाउट पूछना, नहीं रहा हो तो बोलना समझ में आ गया है सर, ठीक है, ताकि हमें पता लगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए RBSC ऑनलाइन क्लासेस। बाय बाय।